हेलो, गुड आफ्टरनून। सो आप लोग को जैसे पता है आज अपन बीएमसी का सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं। तो बीएमसी के सब्जेक्ट में जैसे आप लोग को पता है कि बहुत ज्यादा मार्क्स के लिए, बहुत ज्यादा वेटेज के लिए आता है ये सब्जेक्ट। 20 से 25 मार्क्स एटलीस्ट इसके बीच में आपको देखने को मिलेगा एसएससी के अंदर पर। और उसी के अलावा किसी स्टेट में बात करता है तो वहां पर भी सबसे ज्यादा वेटेज में बीएमसी ही रहता है। तो इसीलिए ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। टॉपिक वाइज टॉपिक आपको ना अपनी जो स्ट्रेंथ है वो डेवलप करनी होगी। जैसे हम लोग बात करते हैं, हमने आरसीसी का पार्ट पढ़ा। आरसीसी में आपने जो फंडामेंटल पढ़ रखा था उस फंडामेंटल का आगे भी जाकर यूज हुआ था। आरसीसी में जो आप लोगों ने स्टील के बारे में पढ़ा था, बीम के बारे में जो पढ़ा था, कॉलम के बारे में जो पढ़ा था, वो कहीं ना कहीं दूसरे पार्ट में भी यूज हुआ था। लेकिन यहां ऐसा नहीं होगा। तो इसीलिए याद रखें ये सब्जेक्ट इसीलिए आपके पास पर बाकी जूनियर इंजीनियर एग्जाम में इसलिए पूछा आता है क्योंकि यहां पर अंडरस्टैंडिंग लेवल सभी का अलग अलग होता है। दूसरी बात, सबसे इजी सब्जेक्ट है। सबसे इजी सब्जेक्ट इन द सेंस कि यहां से जो आधे क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं आपके पास रिपीटेटिव क्वेश्चन, क्योंकि इस टॉपिक से इतने क्वेश्चंस बन चुके हैं कि यहां से ना नए क्वेश्चन का स्कोप थोड़ा कम है। थोड़ा क्या, बहुत ज्यादा कम है। क्योंकि जितने भी क्वेश्चन अब तक बने उन्होंने हर टॉपिक को कवर कर लिया। यदि उसने हर टॉपिक को कवर कर लिया तो आपके पास पर कोई टॉपिक बचा ही नहीं जहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता। क्लियर है बात सभी को? सभी को क्लियर है मेरी बात? सभी को क्लियर है मेरी बात? धनंजय, क्लियर है मेरी बात सभी को? चलिए, सो ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं। क्या मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं यार, मेरी बात ध्यान से समझे। मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आपको ना सब्जेक्ट की थोड़ी अंडरस्टैंडिंग है ना। आई एम नॉट स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो। जीरो से स्टार्ट करने का मतलब है कि मैं पूरा ब्रिक्स नहीं पढ़ाने वाला हूं। आज का जो टॉपिक है हमारा, आज का जो टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज फ्रॉम ब्रिक्स, है ना। ब्रिक्स से स्टार्ट करें, लेकिन मैं ब्रिक को ना जीरो से स्टार्ट नहीं करने वाला हूं। ब्रिक को मैं जीरो से स्टार्ट नहीं करने वाला हूं। यदि आपको लगता है कि नहीं सर आप तो जीरो से स्टार्ट करो, पहले पूरा ब्रिक समझाओ फिर कराओ क्वेश्चन, तो पहले इस बारे में बात कर ले अपन, क्योंकि अपन प्रैक्टिस क्वेश्चन की सीरीज में पढ़ रहे हैं आगे। क्लियर है? क्लियर है बात सभी को? तो किसी को इस टॉपिक से रिलेटेड कोई डाउट तो नहीं है कि सर ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, इस तरह से पढ़ाना चाहिए या इस तरह से हमको टॉपिक पढ़ना है? तो मुझे बताइए पहले, ताकि क्लियर हो। अपन ना यहां से, मैं फिर से बोल रहा हूं, जैसा यहां से पढ़ेंगे वैसी कोशिश करेंगे आगे की सभी सब्जेक्ट में पढ़े। लेकिन फिर भी यदि आप लोग को कुछ डाउट रह जाता है तो अपन उसको कवर कर लेंगे। लेकिन फिर भी यदि मोर ओवर दी मैं बात करता हूं तो इसी टॉपिक के इर्द गिर्द ही अपन, मतलब इसी सेंस के इर्द गिर्द ही अपन यहाँ पर टॉपिक को पढ़ेंगे। क्लियर है? शर्मा जी, धनंजय, जितेंद्र, नवीन, मयंक कोठारी, किसी को कोई प्रॉब्लम? तो पहले अभी डिस्कस कर लें अपन कि सर नहीं हमको ये पार्ट भी पढ़ना है, उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। क्लियर है? बढ़े आगे? क्लियर है सभी को? बढ़े आगे? चलिए चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग बीएमसी का पार्ट। और बीएमसी के अंदर पर जो सबसे पहला टॉपिक है आपके पास था ब्रिक। ब्रिक से रिलेटेड पहला क्वेश्चन, ब्रिक से रिलेटेड पहला क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास पर। और इसका आंसर आप लोग दे। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है और बहुत फेमस क्वेश्चन भी है। द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग सैंड विथ पाउडर नेचुरल सॉइल टू इंप्रूव द क्वालिटी इज नोन एज, टू इंप्रूव द क्वालिटी इज नोन एज। हाँ जी, आंसर करें, सभी लोग आंसर करें। हाँ जी, ऑप्शन डी बता रहे हैं सभी। 3 आंसर मुझे मिले डी ऑप्शन के। धनंजय, शर्मा जी, प्रद्युम्न का, जितेंद्र और नवीन का बाकी है। हाँ जी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही जो लोग आंसर दे रहे हैं। तो आपको पता रहना चाहिए किस चीज के बारे में पता रहना चाहिए? प्रिपरेशन ऑफ
क्ले ब्रिक। क्ले ब्रिक की प्रिपरेशन के बारे में आपको पता रहना चाहिए। यदि आपको ये पता रहेगा तो इसके अंदर पर आप लोग को पता होगा कि क्या क्या चीजें होती है। क्या क्या होती है भाई? सबसे पहले अनसॉइलिंग करते हैं, फिर क्या करते हैं अपन? डिगिंग करते हैं। डिगिंग करने के बाद अपन क्या करते हैं उसकी? याद है ना? डिगिंग करने के बाद क्या करेंगे? वेदरिंग करेंगे, ब्लेंडिंग करेंगे, टेम्परिंग करेंगे, है ना? तो उसमें आपको पूछा गया है कि प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग सैंड विद पाउडर नेचुरल सॉइल टू इंप्रूव द क्वालिटी इज नोन एज। क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए जो प्रोसेस हम इस्तेमाल करते हैं वो कौन सी होती है आपके पास? सर बिल्कुल सही, जिन्होंने आंसर दिया है ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग, ब्लेंडिंग का जो वर्ड है ना ये हर जगह यूज होता है, सिर्फ यहां पर ही नहीं यूज होता है, हर जगह पर। किसी प्रोसेस या किसी मटेरियल की मिक्सिंग के बाद हम उस पर्टिकुलर के अंदर पर्टिकुलर मिक्स मटेरियल का जो मिक्स है उसके बिहेवियर को यदि चेंज कर देते हैं तो वो कहलाता है, वो प्रोसेस कहलाती है ब्लेंडिंग। क्लियर है? ब्लेंडिंग कहलाती है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन रहा ये क्वेश्चन नंबर सेकंड। Lime is mixed with brick earth. Lime is mixed with brick earth. किस लिए? हाँ जी, सेकंड का ए और सी दोनों हो सकता है प्रद्युम्न के अकॉर्डिंग। और बाकी लोग सी बता रहे धनंजय। ए और सी प्रद्युम्न शर्मा जी सी बता रहे हैं, नवीन का सी है, प्रद्युम्न का, जितेंद्र का नहीं है, मयंक कोठारी सी है बिल्कुल। सर आरसीसी और एस्टिमेट की पीडीएफ नहीं मिली, अभी तक नहीं मिली आपको? 6 बजे तक मिल जाएगी आज, एनी हाउ 6 बजे तक मिल जाएगी, एनी हाउ 6 बजे तक मिल जाएगी। मैं करवा कर ही जाऊंगा आज। मुझे तो लगा यार कब का आपने बोल दिया, मैंने भी कितने दिनों का बोल दिया, अभी हुआ नहीं। मैं आज 6 बजे तक मैं करवा कर जाऊंगा। चलिए देखते हैं। लाइम इज मिक्स्ड विद ब्रिक अर्थ। लाइम को कितना परसेंट मिलाते हैं हम? लेस देन 10%। इफ इट इज लेस देन 10%, यदि इसे हमने 10% से कम मिलाया है तो यहां पर पहली चीज तो यदि मैं बात करता हूं, यदि लाइम को हम मिलाते हैं तो उससे आपके पास पर जो ब्रिक है उसके अंदर पर क्या हो जाता है, जो आपके पास पर जो सॉइल होती है इसका परसेंटेज आपको हालांकि ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर मैं बात करता हूं ये जो श्रिंकेज है, ये श्रिंकेज क्यों होने को देखने को मिलता है? लॉस इन मॉइस्चर की वजह से श्रिंक होता चला जाता है। ओके, लॉस इन मॉइस्चर की वजह से। यदि प्रॉपरली सिर्फ क्ले होगा तो क्ले के अंदर और मॉइस्चर रहने के बाद उस पर ना मॉइस्चर जाने के बाद उस पर श्रिंक होने को मिलेगा। क्ले जो रहेगी उसमें ब्रेक्स या क्रैक्स देखने को मिलने लगेंगे। वो क्रैक को कम करता है उसके पहले ही उसके अंदर पर क्या कर देता है? प्लास्टिसिटी को जनरेट कर देता है। तो जैसा उन्होंने बोला, प्रद्युम्न ने कहा कि सर प्लास्टिसिटी भी हो सकता है, तो ध्यान से समझिए, वो प्लास्टिसिटी का मेनली रीजन होता है ताकि श्रिंकेज आपके पास पर कम हो। तो मेनली उसका रीजन रहता है टू प्रिवेंट श्रिंकेज। क्लियर है बात सभी को? मेन रीजन यही है कि क्यों डाला जाता है लाइम। क्लियर है बात? प्रद्युम्न आपको डाउट था, बाकी सभी ने तो ऑलमोस्ट सी ही ऑप्शन बताया था। आपको क्लियर हुआ? हाँ जी, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ वाटर अब्जॉर्प्शन बाय सेकंड क्लास ब्रिक इन 24 आवर्स शुड बी लिमिटेड टू। हाँ जी बताइए। ट्वेंटी 22 25 बिल्कुल शर्मा जी। और बाकी लोग? डी ऑप्शन बता रहे हैं प्रद्युम्न, डी ऑप्शन बता रहे हैं नवीन, डी ऑप्शन बता रहे हैं मयंक। डी ऑप्शन आपके अकॉर्डिंग देखा जाए तो आप भी डी ऑप्शन ही बता रहे हैं।
ओके चलिए, सो आप लोग को पता रहना चाहिए फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्लास ब्रेक के बारे में। आपको इन तीनों ब्रेक के बारे में पता रहना चाहिए। आपको रेंज में लिखा हुआ डेटा मिलता है आपको रेंज में लिखा हुआ डेटा 10 to 15%, 16 to 20%, 20% से ऊपर 20 से 25%, ये देखने को मिलता है आपको डेटा। क्लियर है? जब आप ब्रिक्स के बारे में बात करते हैं, रेंज, ये रेंज है। इसके अलावा यदि रेंज के अलावा बात करूं तो मैक्सिमम अपर लिमिट यदि मैं बात करता हूं, अपर लिमिट क्या है आपके पास पर? 20%, 22%, 25%। दिस इज द अपर लिमिट ऑफ दिस। ओके नाउ शर्मा जी एक मिनट, आप देखें अपर लिमिट ना, उन्होंने क्या कहा है आपसे? सेकंड क्लास ब्रिक, सेकंड क्लास जो ब्रिक है उस पर्टिकुलर ब्रिक के को 24 आवर्स में रखेंगे तो आपके पास पर क्या लिमिट हो जाएगी? सेकंड क्लास ब्रिक को रखेंगे तो क्या लिमिट हो जाएगी आपके पास पर? नियर बाय ऑप्शन देखिए क्या है, ये है आपके पास पर रेंज, अपर लिमिट है ना। क्लियर है शर्मा जी? आपने इस ऑप्शन की बताई, ये रेंज में लिखा है, अब रेंज के बेसिस पर बात करेंगे तो ये है अपर लिमिट, दिस इज द अपर लिमिट। क्लियर है? अभी अपर लिमिट के बेसिस पर यदि मैं बात करता हूं ना, क्वेश्चन क्या है? मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन सेकंड क्लास ब्रेक इन 24 आवर्स लिमिटेड टू, दैट इज इट इज टॉकिंग अबाउट अपर लिमिट। क्वेश्चन दो तरह के आते हैं, याद रखना आप लोग हमेशा, दो तरह के आते हैं, एक आता है रेंज से रिलेटेड और एक आता है अपर लिमिट से रिलेटेड। क्लियर है शर्मा जी? सो वेन एवर इट इज रिटन ओवर देयर दैट इट इज लिमिटेड, यदि ये लिमिटेड है, यदि ऐसा कुछ लिखा आता है तो आप लोग को आंसर क्या करना है? आप लोग को आंसर क्या करना है? समझ आ रही मेरी बात? जब भी आपके पास पर अपर लिमिट या लिमिटेड वर्ड से रिलेटेड आएगा तो आपको रेंज का जो टॉप मोस्ट पॉइंट होगा वहां जाना है। जब रेंज पूछा जाएगा तो रेंज पर जाएगा, मिनिमम पूछा जाएगा तो रेंज के मिनिमम पॉइंट पर जाना है। क्लियर है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। क्लियर है शर्मा जी? इसका आंसर गलत नहीं होना चाहिए, बड़े सिंपल से क्वेश्चन है ना, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट के तरफ पर आते हैं। द ओवरग्राउंड कंटिन्यूअस किल्न इज, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 4, द ओवरग्राउंड कंटिन्यूअस किल्न इज, प्रद्युमन को याद नहीं है, धनंजय बता रहे हैं डी। बाकी लोग भी आंसर करें। बाकी लोग भी आंसर करें। शर्मा जी भी बिल्कुल। हॉफमैन किल ओवरग्राउंड होता है, बिल्कुल होता है हॉफमैन किल। बाकी लोग आंसर करें, जल्दी जल्दी सोचकर आंसर करें। मैं फिर से बोल रहा हूं कि आपने पढ़ा है इस चीज को, अब पढ़ा है तो कितना पढ़ा है वही चीज आपको देखना है। जल्दी, कुछ तो आप लोग नाम से पता कर सकते हैं, जल्दी बताइए। ओवरग्राउंड ध्यान से याद रखें, दो तरह की चीज होती है, अंडर कम ओवर, अंडर और ओवर, ये तीनों टर्म सेम है क्या? अंडर कम ओवर, अंडर और ओवर, क्या तीनों चीजें सेम है या नहीं है? पहली बात तो ये, नवीन आंसर कर रहे हैं बी बिल्कुल। बाकी लोग जो आंसर कर रहे हैं वो मुझे पहले ये बात बताइए कि अंडर कम ओवर, अंडर और ओवर, ये सभी चीजें सेम है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो ध्यान से याद रखें, बुल ट्रेंच अंडर भी होता है,
ओके, और टनल किल्न भी सेम है, बट दिस हॉफमैन किल इज टोटली ओवर, टोटली ओवर. दैट्स व्हाई वी आर कंसिडर हॉफमैन किल एज, हॉफमैन किल को क्या कंसिडर कर रहे हैं हम, टोटली ओवर किल. क्लियर है बात? बाकी सभी लोग बताएं मुझे, समझ आया नहीं आया? बिल्कुल प्रद्युम्न, इतना इतना आपको पता होगा, बड़ा सिंपल सा है कि अंडर क्या होगा, ओवर क्या होगा. तो अंडर क्या होगा, अंडर होगा आपके पास पर बिलो द ग्राउंड लेवल, ओवर क्या होगा आपके पास पर बिलो द सॉरी अबव द ग्राउंड लेवल, और ओवर अंडर कम ओवर कहने का मतलब है मोस्ट ऑफ द पार्ट इज अंडर और मोस्ट ऑफ द पार्ट रेस्ट ऑफ द पार्ट इज ओवर, है ना, इस तरह से. ठीक है, इसका आंसर है आपके पास पर हॉफमैन किल. यू कैन ऑल्सो सी द पिक्चर्स. नेक्स्ट है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 और 6 भी अपन आंसर कर सकते हैं यहां से. फायर ब्रिक शुड बी लेड इन, फायर ब्रिक शुड बी लेड इन, फायर ब्रिक शुड बी लेड इन. फायर ब्रिक को कहां पर लगाया जाता है? हाँ जी बताइए, 5th का सी बता रहे हैं, फायर क्ले मोटार. नवीन बिल्कुल सही, प्रद्युम्न सही, शर्मा जी सही. देखिए, दिस इज टोटली डिफरेंट टर्म. लाइम मोटार का इससे रिलेटेड नहीं है, रिलेशन नहीं है फायर ब्रिक से. फायर ब्रिक कहने का मतलब क्या है? फायर ब्रिक कहने का मतलब है विच कैन रेजिस्ट टेम्परेचर फॉर अ वाइल. कुछ समय तक के लिए, कुछ समय तक के लिए ये टेम्परेचर को रेजिस्ट कर सके. ये टेम्परेचर की कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी शो ना करे. एक तरफ से टेम्परेचर एब्जॉर्ब करने के बाद दूसरी तरफ से टेम्परेचर को ये अपने पास पर क्या ना करे, एनवायरमेंट में थ्रो ना करे. तो ये होता है फायर ब्रिक के पास पर, है ना. नाउ तो ये होता है फायर ब्रिक का काम, है ना. लाइम मोटार इज टोटली डिफरेंट टर्म, है ना, टोटली डिफरेंट टर्म. फायर सीमेंट मोटार, दिस टाइप ऑफ मोटार इज यूज इन एनी ब्रिक. ये किसी भी ब्रिक में यूज हो सकता है ये मोटार, जिसके बेसिस पर अपन क्या कर सकते हैं, सरफेस को क्या रख सकते हैं, फायर रेजिस्टेंट बना सकते हैं. तो ये अलग टर्म है और ये अलग टर्म पूछ रहा है. क्लियर है? एनी ब्रिक कैन यूज फायर सीमेंट मोटार, और ये है आपके पास सर फायर क्ले ब्रिक. क्लियर है? अब फायर क्ले ब्रिक का यूज भी बता दीजिए आप लोग, यूज कहां पर होगा? क्या इसका यूज मैं कर सकता हूं चिमनी में? बताइए, क्या इसका यूज चिमनी में कर सकते हैं? बिल्कुल सही नवीन, बिल्कुल यूज कर सकते हैं चिमनी में, है ना. चिमनी में यूज कर सकते हैं आपके पास पर, और आप इसको बोल सकते हैं हीट डक्ट जो रहती है उसमें यूज कर सकते हैं. केमिकल की जो डक्ट्स होती है उनमें यूज कर सकते हैं, डक्ट्स जहां से केमिकल आपके पास पर थ्रो हो रहा है. फायर सीमेंट मोटार आप ध्यान से समझो, दो तरह की चीज होती है. फायर सीमेंट मोटार और आपके पास पर नॉर्मल मोटार में क्या फर्क होता है कि यार आपका जो नॉर्मल मोटार रहता है इट कैन श्रिंक ड्यूरिंग फायर. आग लगने पर वहां जो आपके पास पर मोटार रहेगा वो श्रिंक हो जाएगा. श्रिंक हो जाएगा तो क्रैक जनरेट हो जाएंगे. क्रैक जनरेट हो जाएगा तो आपके पास पर हीट जो रहेगी वो मटेरियल तक पहुंचेगी. अंदर का मटेरियल में शायद हीट रेजिस्टेंस कैपेसिटी ना हो तो वो मटेरियल आपके पास पर ब्रेक हो जाएगा. ये देखने को मिलता है यदि फायर रेजिस्टेंस मोटार नहीं है. फायर रेजिस्टेंस मोटार जो रहता है आपके पास पर वो स्ट्रक्चर की सरफेस के ऊपर पर एक फायर रेजिस्टेंस की, एक रेजिस्टेंस की, मैं क्या बोल रहा हूँ, रेजिस्टेंस है ना. आपके पास पूरी तरह से रिपेल्टेंट नहीं है कि आपके पास पर आग कितनी लग जाए तो कोई दिक्कत नहीं है. आग लग जाएगी तो दिक्कत होगी, लेकिन थोड़ा बहुत रेजिस्ट कर सकता है. टेम्परेचर की कंडक्टिविटी ट्रांसमिट नहीं करेगा. जैसे अपने को कई बार समझ में आता है दीवार की उस तरफ पर किल है और यहाँ पर अपन खड़े होते हैं, ये वाली दीवार गर्म हो जाती है. ये नहीं होगी यदि फायर रेजिस्टिंग मोटार यदि आपने यूज किया होगा तो. क्लियर है? और यदि फायर रेजिस्टिंग ब्रिक यूज कर ली होगी तब तो आपके पास पर ट्रांसफर होने का रेट और भी कम हो जाएगा, क्योंकि जो पूरा का पूरा मेंबर है वो मेंबर ही आपके पास पर रेजिस्टेंस हो गया, रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है. क्लियर है प्रद्युम्न?
क्लियर है प्रत्युम बात? चले क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बताइए। बुलनोज ब्रिक आर यूज्ड इन, सिक्स बता रहे प्रद्युम्न आर्चेस में, बाकी लोग बताइए। बाकी लोग, पहली बात तो बुलनोज ब्रिक कैसा दिखता है वो पता भी रहना चाहिए। सिक्स का ये बता रहे हैं वॉल में, बिल्कुल वॉल में यूज होगा। अब देखिए, यदि आपको इनमें से कोई दो ऑप्शन, 3 बार गलत किया है ये क्वेश्चन। देखिए पहली मेरी बात को समझे कि आप ना क्वेश्चन का आंसर दें, उसके पहले मैं आप लोग को एक चीज पहले बता दूं कि कई बार ऐसा होता है ना, ये चीज हमेशा ध्यान रखें, कई बार ऐसा होता है, पिलर्स बोल रहा हूँ, आपके पिलर्स में यूज होता है। चलिए पहली बात, मेरी एक बात ध्यान से समझिए, कई बार क्या होता है, पहली बात तो ये क्वेश्चन आया नहीं किसी एग्जाम में ना, अब यदि नहीं आया तो उसके बाद इस क्वेश्चन से रिलेटेड या किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड मैं एक चीज बताता हूँ, क्वेश्चन कैसा है वो डिसाइड करेगी उसकी 4 ऑप्शंस। उन्होंने कहा बुल नोज ब्रिक्स आर यूज्ड, नॉट यूज्ड इन, कहाँ यूज नहीं होता है ना, कहाँ यूज नहीं होता है, पहली बात है ना, आर नॉट यूज्ड इन, सबसे इंपॉर्टेंट बात, नॉट यूज्ड इन। तो पहली बात मैं करता हूं राउंडिंग शार्प कॉर्नर, है ना, ये ब्रिक की वॉल रहती है, तो हम वॉल को ऐसा बनाते हैं, कुछ इस तरह से अपन ब्रिक वॉल को बनाते हैं। कुछ इस तरह से, तो ये जो कॉर्नर है, इस कॉर्नर को थोड़ा स्मूथ बना देता है। बुलनोज किस तरह का देखने को मिलता है आपको, देखा होगा आप लोगों ने, सभी लोगों ने, ये बुल की तरह नोज रहती है उसकी, मतलब ये बुल है, मान लो ऐसा कुछ बुल है ना, तो बुल नोज की तरह रहती है आपके पास पर, तो बुल की नाक की तरह ये देखने को मिलता है। ये इस डायरेक्शन पर भी हो सकता है, इस डायरेक्शन पर भी हो सकता है। इसको आपने बहुत सारी जगह पर देख रखा है, इसे आप कर्व्ड ब्रिक भी बोल सकते हैं, है ना, इसे बहुत सारी जगह पर देख रखा है। सबसे ज्यादा यूज इसका, सबसे ज्यादा यूज जो होता है उसका यूज होता है राउंडिंग ऑफ शार्प कॉर्नर, राउंडिंग ऑफ शार्प कॉर्नर ऑफ वॉल। क्लियर है बात सभी को? राउंडिंग ऑफ शार्प कॉर्नर ऑफ वॉल, उस पर यूज होता है। अब यदि राउंडिंग ऑफ शार्प कॉर्नर ऑफ वॉल हो जाता तो और अच्छा हो जाता, लेकिन क्या वॉल में यूज नहीं हो रहा, हो तो रहा है वॉल के अंदर पर यूज, हो रहा है वॉल के अंदर पर यूज। क्लियर है, हो रहा है या नहीं हो रहा है? क्लियर है? तो अब देखिए, अब देखिए, यदि मैं इस क्वेश्चन के अंदर से नॉट वर्ड को हटा देता, मैं फिर से बोल रहा हूं, क्वेश्चन ना आपके एग्जाम में चेंज हो जाएगा। आप एक चीज ध्यान रखिए, प्रैक्टिस में आया ना आप लोग, एक दिन में 25 क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, लेकिन 25 क्वेश्चन से आगे के 50 क्वेश्चन सही होने चाहिए। ये नहीं कि यहाँ के 25-25 कर लिए, तो इससे अच्छा यूट्यूब में पढ़ लो ना यार। आप लोग को यहाँ आने का रीजन ये है कि आप लोग ना कुछ उस क्वेश्चन से कुछ आगे का भी सेंस समझने वाले हो, आगे क्वेश्चन का, यहां ध्यान रखिए। यदि नॉट हट जाता है बुलनोज ब्रिक आर यूज, तो पहले ऑप्शन चेंज होनी चाहिए, लेकिन यदि वॉल और राउंडिंग ऑफ शार्प कॉर्नर ऑफ द वॉल दोनों रहता है, तो ये ज्यादा बेटर करेक्ट ऑप्शन है। ये बात समझ में आई सभी को? ये बात समझ में आई सभी को? समझ में आई बात?
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको ये दोनों चीज पता रहना चाहिए। आर्चेस यूज होता है, किसमें यूज नहीं होता आपके पास पर? पिलर्स में। okay? तो जो सिक्स्थ का ए बता रहे थे शर्मा जी, है ना, तो मैं फिर से बोल रहा हूं, बुलनोज ब्रिक्स आर नॉट यूज्ड इन, ठीक है। तो आप लोग को ध्यान रखना है, मैं आपको पिक्चर शो कर सकता हूं उनके, है ना, तो कल इनके पिक्चर्स भी शो करूंगा मैं आपको। नेक्स्ट नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। आई विल शो द पिक्चर्स प्रद्युम्न, अभी इंटरनेट नहीं वर्क कर रहा है, एल्स आई विल शो द पिक्चर्स, आई विल शो द पिक्चर्स ऑफ 2 और 3 ऑफ द इंस्टीट्यूट्स जहां पर आपको ये चीज देखने को मिल जाएगा। मतलब बहुत ज्यादा फेमस इंस्टीट्यूट है जहां पर आपको देखने को मिल जाएगा आर्चेस में ब्रिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेराकोटा इज यूज्ड इन बिल्डिंग फॉर, हाँ जी जल्दी जल्दी बताएं। टेराकोटा, पता है बहुत सारे लोगों को? पता है सभी को? ओके ठीक है, पहली बात याद रहा है आपको किसके बारे में? टेराकोटा के बारे में। इसे अपन बोलते हैं इट इज अ फायर्ड क्ले। सबसे पहले कौन सी क्ले है ये? फायर्ड क्ले। यदि फायर्ड क्ले हो गई है तो इसका कलर क्या हो सकता है भाई? हाँ नवीन, क्या कलर हो जाएगा इसका? कलर बताओ इसका, जल्दी बताओ। अरे आग से जली चीज है तो आग जैसा कलर हो जाएगा ना, आग से जली हुई चीजों का। और सॉइल है आपके पास पर, तो ये थोड़ा सा कुछ कुछ कलर जो देखने को मिलता है उसके बता देता हूं मैं। रेड ब्राउनिश, ऑरेंज ब्राउनिश, और थोड़ी इसके अलावा भी एक और यूज हो सकती है, डार्क ब्राउनिश, है ना। तो इस तरह की कलर देखने को मिलता है, बिल्कुल डार्क ब्राउन, ऑरेंज ब्राउन, है ना। ऑरेंज ब्राउन जिसको अपन थोड़ा सा चेरी कलर बोल सकते हैं ना, इट कुड बी लाइक थोड़ा चेरी कलर, ठीक है। चले, तो ये आपको पहली बात को पता रहना चाहिए कि जो और टेराकोटा रहता है वो टेराकोटा फायर्ड क्ले होती है, फायर्ड क्ले वो भी इस कलर की होती है, इतना बेसिक इन्फॉर्मेशन। उसके बाद किस लिए यूज होती है? तो जितने भी अपन स्टैचूज बनाते हैं ना, जितने भी स्टैचूज बनाते हैं उन स्टैचूज के अंदर पर अपन इसे बहुत ज्यादा प्रेफर करते हैं, है ना। मूर्तियां बनाने के लिए अपन इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, है ना। अपन ने यूज करना स्टार्ट नहीं किया बहुत पहले से, क्योंकि अपन ना स्टोन्स का यूज करते थे, अपन स्टोन पर ही नक्काशी कर देते हैं। लेकिन जो बेचारे चाइनीज है उन्होंने क्या किया, इसका यूज करना स्टार्ट किया, है ना। तो उन्होंने बहुत ज्यादा यूज किया, इसलिए वो किस किस पर्पज से ज्यादा यूज होती है, जल्दी बताइए मुझे, किस पर्पज से यूज होती है आपके पास पर? बिल्कुल, कौन सा? ऑर्नामेंटल वर्क, साज सज्जा के काम आती है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़े। चलिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 और 9 दोनों देख लेंगे एक साथ। पढ़े क्वेश्चन नंबर 8 और 9। हाँ जी, नाइन्थ का ये बता रहे हैं। एट का बता दिया, नाइन्थ का बता दिया आप लोगों ने। एट का क्या बता रहे हैं?
8 का सिर्फ एक ने ही बताया, सी बताया है, 2 ने बताया, शर्मा जी और प्रद्युम्न ने सी बताया। 9th का ये बता रहे प्रद्युम्न शर्मा जी। 8 का धनंजय ने बताया, धनंजय ने बता दिया। चलिए, इफ रेन वाटर फॉल ऑन हॉट ब्रिक देन शेप ऑफ द ब्रिक गेट डिफॉर्म्ड, द डिफेक्ट इज नोन एज। ये इसे मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं आपके, यदि आप लोगों ने यदि मेरा कुछ एक आध वीडियो देखा होगा यूट्यूब पर, तो देयर आई एक्सप्लेन मच अलॉट दैम, और इनको वहां पर मैंने एक्सप्लेन किया था इसके बारे में, बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट देयर डोंट नो अबाउट एनीथिंग। आप लोग थोड़ा पढ़कर आए हैं, तो आप लोग मुझे जो बता रहे हैं कि कौन सा डिफेक्ट आएगा यहाँ पर, है ना? बिल्कुल बिल्कुल सही बता रहे हैं आप लोग। 8th क्वेश्चन का बाकी लोग किसी का और आंसर वेटेड है? हाँ जी, बहुत सारे लोग का आंसर नहीं आया अभी। 8th का बताइए। ऐसा नहीं है यार, देखो सभी को आंसर करना जरूरी है, क्योंकि आप लोग को अपना आंसर पता रहना चाहिए। हाँ जी, तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन सी। ओके, सो इफ्लोरेसेंस किसकी वजह से होता है ये पता होगा आप लोग को। इफ्लोरेसेंस एल्कनिटी, हाँ जी बिल्कुल। सो इफ्लोरेसेंस जो होता है आपके पास पर, इफ्लोरेसेंस इफेक्ट इट इज बिकॉज ऑफ एल्कनिटीज होता है ना? एल्कनिटीज की वजह से होता है। नेक्स्ट यदि अपन बात करते हैं ब्लोटिंग ऑफ ब्रिक्स, है ना? ब्लोटिंग ऑफ ब्रिक्स के वगैरह में के बारे में बात करता हूं, तो इसे मैं बोल सकता हूं थोड़ा सा स्वेलिंग इन ब्रिक बोल सकता हूं। ब्रिक के अंदर पर थोड़ा सा स्वेलिंग का पार्ट यदि आपको देखने को मिलेगा, है ना, तो वो क्या कहलाता है आपके पास पर? ब्लोटिंग ऑफ ब्रिक कहलाता है। नेक्स्ट आपके पास पर है कफ्स ऑफ ब्रिक। ये हो जाता है बिकॉज ऑफ आपके पास पर वाटर यदि आपके पास पर स्प्रे हो जाता है, या वाटर आपके पास पर, या हॉट कोई भी मटेरियल इसके ऊपर, ब्रिक के ऊपर पर यदि आपके पास पर गिर जाता है, तो उसकी वजह से आपको देखने को मिलता है कफ्स देखने को मिलता है। क्लियर है? ये क्लियर है? और जो नूडल्स रहते हैं, ये आपको ब्रिक के अंदर पर कुछ कुछ सरफेस को बाहर उभार कर दिखा देते हैं। जैसे कैसे? ये ब्रिक है, तो इसको पढ़ो आप पहले वाला। नोड गांठ सी बंद जाना, है ना? इधर पर ये थोड़ा सा उभर कर पार्ट आ गया, थोड़ा सा। इसमें क्या होता है? इसमें पूरा का पूरा पार्ट ऐसा हो जाता है, थोड़ा फूल जाता है, ये पार्ट थोड़ा फूल गया। तो ये हो गया आपके पास पर कौन सा? ये हो गया ऑप्शन बी। और ऑप्शन डी हो गया थोड़ी थोड़ी सी गार्ड सी बन गई है कुछ कुछ जगह पर, एग्रीगेट, ये सॉरी आपके पास पर सॉइल मास जो है एक जगह लंप बनकर यदि इकट्ठा हो गया, तो वही कहलाएगा। क्लियर है बात? सभी को क्लियर है? आगे बढ़े, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 भी पढ़ लिया और आप लोगों ने आंसर भी कर दिया था। द मोल्डेड ब्रिक आर ड्राइड बिफोर बर्निंग टू एन एप्रोप्रिएट मॉइस्चर कंटेंट। एन एप्रोप्रिएट मॉइस्चर कंटेंट कितना? बी बता रहे हैं नवीन। हाँ जी, द मोल्डेड ब्रिक आर ड्राइड बिफोर बर्निंग एन एप्रोप्रिएट मॉइस्चर कंटेंट। ये ड्राइंग है, मैं फिर से बोल रहा हूं, ड्राइड बिफोर बर्निंग। कितना परसेंट का आपके पास पर ड्राइड बिफोर बर्निंग देखने को मिलता है? अराउंड 3%, नियर बाय ऑप्शन। एक्चुअली 3 से आपको 4% के बीच में आपको ड्राइंग देखने को मिलता है। क्लियर है? तो आपके पास पर तकरीबन 3% के आसपास का मॉइस्चर जो रहता है आपके पास पर, वो ड्राइंग से ही चला जाता है। रेस्ट डिपेंडेंट ऑन दी, किसके ऊपर? रेस्ट डिपेंड रहता है आपके पास पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 और 11, रेस्ट डिपेंड रहता है रेस्ट डिपेंड करता है कि कितना आपका जो हीट होगी उसके ऊपर, है ना? हीट कितनी जनरेट होगी इसके ऊपर। क्वेश्चन नंबर 10, हॉलो ब्रिक इज, हॉलो ब्रिक जो रहेगा वो कैसा रहेगा? हॉलो ब्रिक कैसा रहेगा? साउंड प्रूफ रहेगा, हीट प्रूफ रहेगा, अबाउट 1/3 इन वेट ऑफ द स्टैंडर्ड ब्रिक, किस तरह का रहेगा? हॉलो हो जाने से आपको चीजें समझ में आनी चाहिए, क्या होगी? क्या होगा भाई हॉलो हो जाने से? हॉलो हो गया यह है ब्रिक। यहां आया टेम्परेचर,
यहां आया साउंड, यहां आया और क्या बोल सकते हैं आप, और भी कोई चीज, वाटर आया। तो यहां मीडियम नहीं है कोई जो ट्रांसफर कर सके चीजों को। मीडियम नहीं है तो क्या करेगा, साउंड प्रूफ कर देगा और हीट प्रूफ कर देगा। क्यों कर देगा, क्योंकि मीडियम से ट्रांसफर होता है, मीडियम है ही नहीं तो ट्रांसफर कैसे होगा। इफ टू ऑप्शंस आर करेक्ट देन ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब यहां पर कोई मीडियम नहीं है, मटेरियल नहीं, मटेरियल नहीं है तो उसका वेट क्या हो जाएगा, बढ़ेगा कम हो जाएगा, कम हो जाएगा, बिल्कुल। तो ये ऑप्शन भी करेक्ट, क्लियर है। तो यहां पर ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 देखें। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 11, द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ बर्न्ड क्ले ब्रिक एज पर IS 1077/1992 इज। जल्दी, 11 का नहीं पता, ये आप लोगों ने जब पढ़ा होगा तो आपने कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का सारा चार्ट पढ़ा होगा, जिसके अंदर आपने कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की पूरी स्ट्रेंथ का डिस्कशन किया होगा कि आपके पास पर उस पर्टिकुलर कोड के बेसिस पर 1077 के बेसिस पर अलग अलग आपके पास पर रेंज भी दे रखी है, कैटेगरी भी है, उस कैटेगरी के बेसिस पर अपन डिफाइन करते हैं। याद होगा आप लोग। तो 11th का सिर्फ एक ही ने बताया अभी तक मुझे आंसर, दो ने, धनंजय ने और नवीन ने, बाकी शर्मा जी को पता नहीं, प्रद्युम्न ने बताया, जितेंद्र, मयंक कोठारी, भाई आंसर बताओ। आप लोग आंसर बताएं। डी बता रहे हो आप। हाँ जी, बता रहे हैं आप लोग कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के बेसिस पर सभी लोग। मयंक डी, बिल्कुल सही। सो इसकी जो रेंज है आपके पास पर न्यूटन पर mm स्क्वायर से, है ना, ये आपको देखने को मिलती है 35 से 3.5 तक, केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में मिलता है, तो वो जाती कितनी, 350 से 35 तक, क्लियर। दीज आर इन न्यूटन पर mm स्क्वायर एंड दीज आर इन केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। दीज आर द रेंज जो आपको गिवन है। तो यदि न्यूटन पर एम स्क्वायर में कभी पूछा गया तो 3.5 से लेकर 35 तक रहती है, और जब केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में तो आपने उसका 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है ना। तो इतना आपको पता रहना चाहिए कि क्या इस कोड के अंदर पर बताया गया है, क्लियर है। कोड की अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो एटलीस्ट डेटा डेटा पता रहे। चार ऑप्शन लिख रखिए, देखिए बताइए यहां पर क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, हाँ जी बताइए। देखकर बताएं। अ गुड सॉइल ऑफ मेकिंग ब्रिक शुड कंटेन, 12th का बी बता रहे हैं, बी बता रहे हैं, शुड कंटेन लाइम के ढेले होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अरे लाइम का मतलब आपके लम्स रहने चाहिए नहीं रहने चाहिए, धनंजय भी बता रहे नहीं होना चाहिए ना नवीन, ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। तो जहां जहां पर सेकंड ऑप्शन है उसको उसको हटा दो, इसको हटा दिया आपने। ओके नेक्स्ट, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ आयरन ऑक्साइड 5 to 6%,
एंड एल्यूमिना 30%। क्लियर है? अपने को कंटेंट पता है सभी के? पता होंगे तो आपको पता होगा यहां पर डेटा आगे। कितना रहना चाहिए इंग्लिश? अराउंड लेस देन 1%। फोर्थ गलत। क्लियर है? क्योंकि देखिए 1 के बेसिस पर आप लड़ नहीं सकते। 1 के बेसिस पर यदि पॉइंट देखोगे तो सब जगह 1 करेक्ट तो है। आपको उनको इनकरेक्ट करना है जो आपके पास पर बाकी सभी ऑप्शंस को इनकरेक्ट करवा सकते हैं। 2 को इनकरेक्ट करे, एक ऑप्शन गलत हुई आपके पास पर, और आपने क्या कर दिया, 4 को गलत कर दिया। 4 आपके पास पर 2 ऑप्शन में गलत था, तो या फिर 3 को गलत कर देते तो भी आपके पास पर 2 ऑप्शन बन सकते थे। क्लियर है बात सभी को? क्लियर है भाई सभी को? परसेंटेज पता होना चाहिए। अरे भाई तो पहले अपन जब ब्रिक की क्लास आने वाले थे ना नवीन, वो प्रद्युम्न, ब्रिक की क्लास जब आने वाले थे तो ब्रिक की क्लास के पहले ना अपने को ना हर चीज जो थोड़ा थोड़ा पढ़ना है। क्या 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 पढ़ना था? परसेंटेज क्या क्या है, पहली बात ये। उसके बाद आपको उसकी प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग की, है ना, क्लास ऑफ ब्रिक, ये पढ़कर ही तो आना था, तभी तो आज अपन क्वेश्चंस कर पाते। क्योंकि अपनी रेगुलर बैच नहीं है ना नवीन, वो प्रद्युम्न एल्स में बता देता। ठीक है ना? चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 12। आप मुझसे ले लो मटेरियल, मैं कह रहा हूं मुझसे मटेरियल ले लो, वो पढ़ लो, बुक का मटेरियल ले लो, वो पढ़ लो, लेकिन अब थोड़ा सा पढ़कर आना अपने को, तभी अपन क्वेश्चंस कर सकते हैं। लेकिन पढ़कर तुरंत नहीं आना है कि पढ़कर बैठे अपन 10 बजे से और अब सर क्वेश्चन कर रहा है, अब तो बनेंगे ना। कल पढ़ो, मतलब आज जाके पढ़ना है, कल जो पढ़ने वाला है, कल जो क्वेश्चन करने वाले हैं, कल आज जाके पूरा 1 घंटे 1.5 घंटे में पढ़ लो पूरा ब्रेक, फिर अपन कल क्वेश्चन करेंगे उसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 13। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द गुड क्वालिटी ब्रिक इट इज एसेंशियल। हाँ जी देखिए और बताइए मुझे। हाँ जी बताइए सभी लोग। ठीक है प्रद्युम्न, मेरा नंबर है ना? अच्छा वो जो टेलीग्राम पर जो ग्रुप बना ना, टेलीग्राम पर ग्रुप बना, मैं उसमें शेयर कर दूंगा। ठीक है, टेलीग्राम पर जो ग्रुप बना है ना, मैं उस पर शेयर कर दूंगा। ठीक है, ओके। चलिए क्वेश्चन का आंसर बताए, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 का बताइए आंसर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अभी अपन क्वेश्चन का आंसर बताए। फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड क्वालिटी ब्रिक इट इज एसेंशियल टू यूज रिफैक्ट्री ब्रिक है वो, रिवर बैटरी ब्रिक नहीं है, रिफैक्ट्री किल, blend the soil with clay or sand or as deemed appropriate, knead the soil in ghani, temper the soil in pug mill। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है? हाँ जी जल्दी जल्दी। 1 और 3 समझ में नहीं है? हाँ जी बाकी लोग। इसलिए ऑप्शन बी।
हाँ जी, देखिए फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड क्वालिटी ब्रिक, अब दो तरह की चीजें होती है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। फॉर मैन्युफैक्चरिंग गुड क्वालिटी ब्रिक्स, एसेंशियल ब्रिक्स किससे बनता है? क्ले से, है ना। एक वाटर कंटेनर भी बन सकता है, वाटर कंटेनर बन सकता है क्ले से, बन सकता है क्ले से। इसे जो जरूरत रहती है वो रहती है नीडिंग की। क्यों रहती है? सॉइल का आपस में बॉन्ड बहुत अच्छा बन जाता है, कोई ऐसे बॉन्ड इतना अच्छा बन जाता है कि उसमें क्रैक्स जनरेट होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं, बहुत स्मूथ हो जाती है आपके पास पर। इसका यूज करता है आपके पास पर, आपने देखा कुम्हार जब अपना घड़ा बनाता है, मटका बनाता है, या कोई भी ऑर्नामेंट बना रहा है, तो क्या करता है? उसकी प्रॉपरली नीडिंग करता है। क्लियर? ओके, नेक्स्ट। तो ये यहां पर ब्रिक्स में बहुत ज्यादा यूज नहीं होती। यूज रिफैक्टरी किल्न, जरूरी नहीं है रिफैक्टरी किल्न ही यूज करें आप, जरूरी बिल्कुल नहीं है कि आप रिफैक्टरी किल्न ही यूज करें। क्लियर है? तो जब ये दो ऑप्शन इनकरेक्ट हो गई है, तो आपके पास करेक्ट ऑप्शन कौन सी हो गई? करेक्ट ऑप्शन कौन सी हो गई? 2 और 4, ऑप्शन बी। ओके, क्लियर है बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, इसको थोड़ा सा छोटा करता हूं ताकि ऊपर कर देता हूं, ताकि दोनों दिख जाए। ठीक है, चलिए दोनों क्वेश्चन देखें, दोनों क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 15। क्या बोल रहा है? द रॉ ब्रिक श्रिंक ड्यूरिंग ड्राइंग एंड वार्पिंग ड्यूरिंग बर्निंग बिकॉज ऑफ लेस लाइम इन ब्रिक अर्थ, लेस सिलिका एंड एक्सेसिव मैग्नीशिया इन ब्रिक अर्थ, excess of alumina or alkalis in brick earth। फोर्टींथ का सी और ए बता रहे, प्रद्युम्न नवीन बता रहे सी, शर्मा जी बता रहे सी, और बाकी लोग कहाँ गए भाई? मयंक कोठारी, जितेंद्र, मयंक का अब आया आंसर, जितेंद्र का आ गया, नवीन का भी आ गया। नवीन आप ए बता रहे हैं, पहले कुछ और बता। धनंजय आपका नहीं आया आंसर, धनंजय आंसर नहीं आया आपका, आ गया। 15th का ए बता रहा है लेस लाइम इन ब्रिक अर्थ, ब्रिक कम रखेंगे तो वो आपके पास पर द रॉ ब्रिक श्रिंक ड्यूरिंग ड्राइंग। थोड़ी देर पहले सोचो, अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन पढ़ा था अपन ने, थोड़ी देर पहले पढ़ा था अपन ने। हाँ जी, अब थोड़ी देर पहले जो क्वेश्चन किया था उसके बेसिस पर बताओ। एक मिनट टाइम और दे रहा हूं मैं। मयंक, धनंजय, नवीन, एक बार और टाइम में दे रहा हूं, थोड़ा सोचकर बताइए कि रॉ ब्रिक श्रिंक ड्यूरिंग ड्राइंग एंड वार्पिंग, ड्राइंग एंड वार्पिंग ड्यूरिंग बर्निंग, है ना। ड्राइंग के ड्यूरेशन पर क्या कर जाए? वो श्रिंक कर जाए, और जब उसे गर्म करें हम, जब उसे बर्न करें हम, तब वो क्या कर जाए? वार्प कर जाए, मुड़ जाए, है ना, पूरा का पूरा मुड़ जाए। हाँ जी, तो यहां पर आप देखो कि मैंने इस पॉइंट के बारे में डिस्कस किया, श्रिंक होगा ड्राइंग के ड्यूरेशन में, है ना, श्रिंक होगा ड्राइंग के ड्यूरेशन में, बिकॉज ऑफ लेस किसकी वजह से? आपके पास पर आप बोल सकते हैं लाइम की वजह से। अब लाइम जो है ना, ये बड़ा ही अजीब सा मटेरियल है। लाइम दो तरह की चीजें कराएगा, है ना। लाइम आपके पास पर श्रिंक भी कराएगा, और लाइम आपके पास पर अनसाउंड भी करवाएगा, दोनों ही चीजें। ज्यादा बर्निंग के टाइम पर आपको जो रिजल्ट देखने को मिलता है, रिजल्ट यदि मैं बात करूं जो फिजिकली आप देख सकते हैं, कॉर्नर आर नॉट शार्प, अनइवन सरफेस, अनइवन सरफेस। क्लियर है? अब इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से समझिए,
लाइम रेजिस्ट श्रिंकेज। हाँ प्रद्युम्न, मेरी बात को एकदम ध्यान से सुना। अभी मैं जो बता रहा हूं, क्वेश्चन जितना सिंपल लग रहा है ना उतना सिंपल है नहीं है। क्लियर है सभी लोग? जितना सिंपल क्वेश्चन लग रहा है उतना सिंपल है नहीं। तो पहले बात जो मैं बता रहा हूं उसको ध्यान से समझे। पहली बात तो जो मैंने बताया वो समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी से ये समझ में आया सभी को? लाइम के अंदर यदि लाइम आपके पास पर लेस रहेगा तो श्रिंकेज हो जाएगा, ज्यादा रहेगा एक्सेस रहेगा तो अनसाउंड हो जाएगा। और इसी एक्सेस को लेकर मैं आगे जाऊंगा, रिजल्ट देखूंगा, और इसको भी लेकर रिजल्ट देखूंगा। तो रिजल्ट में लेंगे कॉर्नर आर नॉट शार्प अनइवन सरफेस। क्लियर है ये सभी को? सभी को क्लियर है ये वाला पार्ट जो बताया मैंने? ओके चलिए अब सर अब कर रहा हूं मैं नाउ। अब बात करता हूं इसी की जगह एक और मटेरियल है एल्यूमिना। चलो इसमें मुझे एक चीज बड़ा अच्छा लगा कि आप लोगों ने इन दोनों ऑप्शन को चूज नहीं किया है ना। लेस सिलिका की वजह से कभी ऐसा नहीं होता। लेस सिलिका रहेगा तो श्रिंकेज ज्यादा नहीं होगा, श्रिंकेज भी लेस होगा। तो यहां पर आपके पास सिलिका ऑप्शन नहीं था तो ये गलत हो गया। एल्कलीज की वजह से देखने को नहीं मिलता, इंप्योरिटी की वजह से बॉन्डिंग नहीं होती है तो ये आपके पास बॉन्ड नहीं बनेगा, ये प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ये दो इनकरेक्ट होगा। अब इन दोनों में से देखना करेक्ट। एल्यूमिना लेस और एक्सेस। लेस रहेगा एल्यूमिना तो क्या होगा आपके पास पर? बॉन्डिंग में प्रॉब्लम आएगा आपको। एक्सेस होगा तो आपके पास पर बॉन्डिंग में प्रॉब्लम आएगा आपको। वो कैसे प्रॉब्लम आएगा? और यहां पर भी प्रॉब्लम आएगा। यहां पर आपके पास पर लेस बॉन्ड, बॉन्ड काफी अच्छी तरीके से बन नहीं पाएगा। यहां पर यदि दोनों के बीच में बॉन्ड काफी अच्छी तरीके से नहीं बन पाएगा तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा क्या? सही बोला जिसने बोला सर, क्रैक देखने को मिलेगा है ना। ये क्रैक देखने को इनिशियल स्टेज पर है ना। अब एक्सेस कर दिया, एक्सेस कर दिया, एक्सेस कर दिया तो ये मिक्सिंग के ड्यूरेशन पर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं लाएगा। नॉट शो इफेक्ट्स इन ड्राइंग, मतलब मिक्सिंग के बाद ड्राइंग होगी ना, ड्राइंग में बहुत ज्यादा इफेक्ट शो नहीं करेंगे। बट इट विल शो रिजल्ट इन आफ्टर बर्निंग शेप विल चेंज। ये प्रॉब्लम है इसके साथ, ये शेप को चेंज कर देता है। अब शेप को कैसे चेंज कर देता है? कुछ ऐसा। अब आप कहोगे सर ये सही तो दिख रहा है, सही नहीं दिख रहा भाई। ऐसा हो गया ब्रेक, जबकि ब्रेक को ना स्ट्रेट इधर आता, ब्रेक इधर स्ट्रेट रहता तो ये ऐसा रहता। ऐसा होता, ये शेप में चेंज हो गया। इसे अपन बोलते हैं वार्पिंग, और एक और टर्म बोल सकते हैं इसे कर्लिंग। हिंदी में बोल देते हैं अपन इसे। अब हिंदी मुझे लिखते पता नहीं, भूल गया हूं मैं तो मैं बोल सकता हूं मुड़ जाना। तो हिंदी में कैसे लिखेंगे? मुड़ जाना, तो मुड़ जाएगा ये ब्रेक है ना। कॉर्नर जैसे बाल अपने मुड़ जाते हैं ना, कर्ल हो जाते हैं, वैसा इसके साथ हो जाएगा कॉर्नर से। ये कहलाता है वार्पिंग। इट इज ड्यू टू एक्सेस ऑफ एल्यूमिना। इतना बड़ा इफेक्ट शो नहीं करता। कौन? एल्यूमिना। क्यों नहीं करता? वो सॉरी लाइम नहीं करता। लाइम क्यों नहीं करता? क्योंकि लाइम ना स्टार्टिंग स्टेज में ही आपके पास पर ड्राइंग में ही अपना इफेक्ट शो कर देता है। जबकि यहां पर मैंने लिखा ही दिया, आप लोगों ने देखा था, वो चलो हट गया होगा। मैंने आप लोग को पहले स्टार्टिंग में लिखा था कि एल्यूमिना ड्राइंग में कोई इफेक्ट शो नहीं करता। लिखा था मैंने आपको? अरे लिखा था नहीं लिखा था भाई, बताओ यार। तो ये इंपॉर्टेंट है बहुत।
तो यहां पर देखिए एकदम फाइन सी डेफिनेशन से अपन ने आंसर करा है, बहुत फाइन सी डेफिनेशन था। क्वेश्चन इतना सिंपल था कि लोग ऑप्शन आंसर आसानी से दे देते हैं, लेकिन पता रहने के बाद ही करेक्ट आंसर आएगा। तो लाइम के बारे में भी श्रिंकेज सुन रखा है, तो एल्यूमिना के बारे में भी श्रिंकेज सुन रखा है, लेकिन लाइम के जब श्रिंक हो जाएगा आपके पास पर, लाइम यदि आपके पास पर लेस अमाउंट में डलेगा तो श्रिंक होता हुआ दिखेगा, लेकिन एल्यूमिना जब एक्सेस में डालेगा ना तो एल्यूमिना श्रिंक नहीं कराएगा और एल्यूमिना लेकर आएगा बर्निंग में इफेक्ट लेकर आएगा, लेकिन ये एक्सेस में डालेगा तो ये अनसाउंड बनाएगा ब्रिक को, ये वार्पिंग नहीं करवाएगा। तो एक्सेस डालने पर ये प्रॉब्लम आपको जो देता है वो ये लिखी हुई है, इसलिए दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि ये लेस में तो ये भी देता है क्या, श्रिंक करता है। क्लियर है? क्लियर है शर्मा जी, जितेंद्र, मयंक कोठारी, नवीन भाई, बात क्लियर है, समझ में आई? डाउट है तो पूछे। धनंजय, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। द ब्रिक मैसनरी, द फ्रॉग ऑफ द ब्रिक इज जनरली केप्ट ऑन। ये वाला आंसर बताना ही पड़ेगा, ये नहीं बताया तो हो सकता है आपसे आपका घर वाले ही घर ना बनवाए, हो सकता है आपके पड़ोसी आप लोग को इंजीनियर की जगह पर कंपाउंडर मानना स्टार्ट कर दे। बिल्कुल कोरिया का क्वेश्चन है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बता रहे हैं सर, बिल्कुल सही बता रहे हैं। आंसर क्या है, टॉप फेस। कुछ क्वेश्चन है जिसका आंसर तो देखो ये क्वेश्चन पूछ लिया गया, वो कंफ्यूजिंग नहीं पूछ रहा है, यहां से मेरे को लगता है क्वेश्चन चालू हो गए अब। हाँ, द एप्रोप्रिएट वेट ऑफ द ब्रिक शुड बी, हाँ जी बताइए। हाँ जी आ रहे हैं आंसर, 16th का डी 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 डी, बिल्कुल। शर्मा जी का आंसर आ गया, नवीन का आ गया, प्रद्युम्न का आ गया, जितेंद्र नहीं आया, मयंक नहीं आया। बिल्कुल बिल्कुल सही, 3.2 kg। सभी का आ गया आंसर, एक आध का शायद नहीं आया, मैं जिसका सोच रहा था शायद उनका नहीं आया, बाकी सभी का आ गया। चलिए आंसर देना मैं फिर से बोल रहा बहुत जरूरी है यहाँ पर, तो आप आंसर देंगे तो आपको आपके आंसर के गलत और सही के बारे में पता रहे चलेगा, और आप वही आंसर दें जो आपको पहली बार में लगा है। ऐसा नहीं कि सर के बताने के बाद, सर के सोचने के, सर ने जो थॉट जनरेट करवाया उसके बाद, इसलिए मैं थॉट आराम से दे रहा हूँ पहले आपका, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट बात है ना बीएमसी के जो क्वेश्चन है ना, बीएमसी का मैं स्टूडेंट का बता रहा हूँ, आप सभी स्टूडेंट का जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, आप लोग तो आप अपने आप को जानते हो, दो चार को और जानते हो, मैंने जितने भी स्टूडेंट देखा है वही सोचते हैं कि 25 यदि क्वेश्चन आएंगे ना उसमें से 10 से 15 क्वेश्चन तो बन ही जाएंगे, बन ही जाएंगे, सिर्फ बाकी के 10-15 क्वेश्चन का प्रॉब्लम रहता है। तो मैं फिर से बता दूं, ये 10-15 क्वेश्चन भी लाना आसान नहीं है, वो अपनी सोच है, ओवर कॉन्फिडेंस है, तो इसलिए बोल रहा हूँ बीएमसी में आप लोग को जो लग रहा है वो आप लोग मुझे आंसर ऑप्शन में लिख कर दे, मैं उसका एक्सप्लेनेशन देने के लिए वेट कर रहा हूँ। आई विल गिव मोर टाइम कंपेयर टू आरसीसी टू बीएमसी, क्योंकि बीएमसी जो है ना यार, बीएमसी में यदि नंबर नहीं आया ना तो फिर मानकर चलो अपने नंबर ही नहीं आएंगे। ये बीएमसी और आरसीसी तो ऐसा टॉपिक है जिससे अपन नंबर एकदम स्कोर बनाएंगे अपना, है कि नहीं? तो इसमें मैं टाइम ज्यादा दूंगा, लेकिन फिर भी बोल रहा हूं आप लोग के आंसर पहले चाहिए मुझे। हाँ देखा मैंने जितेंद्र अभी। विच वन इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ वेरियस ऑपरेशन ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ब्रिक अर्थ? ब्लेंडिंग, डिगिंग, वेदरिंग, अनसॉइलिंग, टेम्परिंग। सबसे पहले क्या करते हैं, ब्लेंडिंग करते हैं क्या? नहीं सर, सबसे पहले तो सर अनसॉइलिंग करोगे आप, है ना? करेक्ट सीक्वेंस में तो सबसे पहले क्या करोगे, अनसॉइलिंग करोगे, तो सबसे पहले क्या कर दिया, अनसॉइलिंग कर दिया, फोर्थ को ले आया, तो ये दोनों गलत हो गए। उसके बाद क्या करते हैं भाई, अनसॉइलिंग के बाद आप करेंगे डिगिंग, तो सेकंड फोर्थ के बाद सेकंड सभी में है। अब देखिए लास्ट वाला, देखिए लास्ट में सबसे नीचे, सबसे लास्ट में क्या करेंगे, टेम्परिंग करेंगे।
ए और बी में कंफ्यूजन है? अरे वही तो मैं छोड़ दिया हूँ यार, वो तो मैंने एक ऑप्शन को गलत करके छोड़ दिया, अब आप लोग मेरे ऊपर क्या छोड़ोगे? हाँ अभी बताया था ना थोड़ी देर पहले यार, कैसे करते हैं अपन। अनसॉइलिंग मिट्टी का हटाना, फिर डिगिंग या एक्सकेवेशन मिट्टी को खोदना, फिर मिट्टी को थोड़ा सूखने के लिए देना, वेदरिंग, फिर क्या करना उसमें कुछ चीज़ों को मिला देना, फिर उसको अच्छे से मिक्स करा देना कुछ टाइम के बाद, है ना। उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद आप करेंगे इसे मोल्डिंग कर देंगे, फिर आप इसकी ड्राइंग कर देंगे, फिर बर्निंग कर देंगे, और ये पूरा पार्ट कहलाता है, क्या कहलाता है आपके पास में? प्रिपरेशन ऑफ क्ले कहलाता है। टेम्परिंग क्या होती है? टेम्परिंग, हाँ जी, बाकी लोग सभी लोग टेम्परिंग पता है ना क्या होती है, या वो मैं बताऊं वापस से? तो अभी इनके लिए तो बताऊंगा ही मैं, बाकी लोग को ही पता है या नहीं पता है? क्या लिखा है जितेंद्र ने? समझा नहीं मैं। हाँ बिल्कुल शर्मा जी, पता नहीं, चलिए कोई बात नहीं। चलिए, अनसॉइलिंग का मतलब तो पहले आप समझिए कि मिट्टी को साफ करते हैं अपन, वहां से जो भी आपके पास पर अनवांटेड पार्टिकल है, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है, बड़े स्टोन्स है, उन सभी को अपन हटा देते हैं। डिगिंग करते हैं तो डिगिंग करने के बाद सॉइल को अपन सरफेस, इवन सरफेस की भी थोड़ी सी सॉइल हटाकर, थोड़ी सी मतलब सरफेस से यदि आप मैं बात करूँ तो थोड़ा 1 फीट नीचे की सॉइल को लेते हैं, क्योंकि वो इन्वायरमेंट से इन्फेक्टेड रहती है, तो उसकी डिगिंग कर लिए। डिगिंग करने के बाद अपन ने उसको क्या ऊपर निकाल कर रख दिया और इन्वायरमेंट के एक्सपोजर में रख दिया, जो भी एक्स्ट्रा मॉइस्चर था वो चला जाएगा आपके पास पर, लिमिटेड जितना मॉइस्चर रहना चाहिए वो वाटर कंटेंट के अकॉर्डिंग उतना मॉइस्चर उसके अंदर पर रह जाएगा। क्लियर है? फिर क्या किया? ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग करने का मतलब है जो प्रपोर्शन का मिनरल था बहुत अच्छा है, जो नहीं था उसको ऐड ऑन कर देंगे। ऐड ऑन करने के बाद अपन क्या करेंगे उसकी अच्छा जितेंद्र, ओके। उसके बाद अपन क्या करेंगे उसकी टेम्परिंग। अब टेम्परिंग के लिए ना अलग अलग तरह की चीजें यूज होती है ना। टेम्परिंग के लिए अपन पगमिल का भी यूज करते हैं, पगमिल का नाम सुना होगा अपन ने, है ना। पुरानी फिल्मों में देखा होगा अपन ने, क्या करते थे कि आपने देखा होगा कि एक एनिमल को लिया, एनिमल को उसके ऊपर गोल 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 घुमा रहा, मिट्टी के ऊपर, मिट्टी के ऊपर गोल 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 घूमता जा रहा है उसके ऊपर, है ना, बार 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 बार। तो उससे क्या हो जाता है? नहीं नहीं नहीं, वॉइड रिमूविंग नहीं बोल सकते आप, वॉइड रिमूविंग नहीं। टेम्परिंग कहने का मतलब है ना कि यार जो सॉइल है ना वो अपने बाकी के पार्टिकल्स के साथ एक अच्छा सा मिक्सिंग हो जाए, बॉन्ड बना ले। जैसे अपन क्या करते हैं, जैसे अपन ने जैसे केक बनाता है, यदि आपने देखा होगा तो केक बनाते कोई मिक्स बनाते तो अपन क्या करते हैं उसमें ड्राई पाउडर डालते हैं, कुछ कुछ इंग्रेडिएंट डाल देते, तो ब्लेंडिंग हो गई। ब्लेंडिंग मतलब उसमें अपन ने कुछ उसके अंदर चेंज करना चाहते हैं ना, अपन उसमें वाटर डालने के बाद उसको बहुत फेंटते हैं, फेंटते हैं ताकि पूरा का पूरा पेस्ट बन जाए। तो वो पेस्ट बनाने का काम जो है वो यहां पर होता है टेम्परिंग। क्लियर है मेरी बात प्रद्युम्न? बात क्लियर है? वो जो थिक सा प्लास्टिक, हाँ बिल्कुल नवीन, बिल्कुल बोल सकते हैं, प्लास्टिक फॉर्म में अपन कन्वर्ट करने के लिए एक पर्टिकुलर पेस्ट हो जाए, कि उस पेस्ट को उठा कर दे अपन किसी जगह डाले तो इजीली वो मोल्ड पेस्ट हो जाए। क्योंकि पहले तो सॉइल अलग अलग पार्ट था आपके पास में। क्लियर है? दोनों का पर्पस अलग अलग होता है। बिल्कुल, दोनों का पर्पस अलग होता है, नीडिंग और टेम्परिंग का। ओके, पर्पस तभी मैंने बता दिया था, आई थिंक आपको समझ में आएगा वहां पर कि पर्पस मैंने बताया था क्या था। फाइननेस के रिस्पेक्टिव, बहुत ज्यादा फाइननेस के रिस्पेक्टिव यदि अपन करते हैं ना तो दैट इज नीडिंग। चले, तो यहां पर मैं बात करता हूं, तो फिफ्थ वन टेम्परिंग जो आएगा वो सबसे लास्ट में आएगा, सबसे लास्ट में आएगा, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो देखिए फिर से मैं बोल रहा हूं, आपको सभी ऑप्शन पता थे? नहीं पता थे सर। सभी का मतलब नहीं पता था? नहीं पता था। तो एटलीस्ट कुछ तो याद रख सकते हो यार। क्या याद रख सकते हो आप? जैसे
Selection of soil, preparation of clay, molding, burning. ठीक है, या ड्राइंग भी डाल दिया वहां पर. रुको रुको रुको, इधर देखो. अब यहां पर आप लोग को याद रखना, कभी क्वेश्चन किससे नहीं पूछने वाला है, कभी किसके बाद क्या आती, किसके बाद क्या आती. या तो यहां से क्वेश्चन होता है, या तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन होता है. क्लियर है? क्वेश्चन या तो इस चीज से होगा जो अधिकतर बार पूछा जाता है, और या तो इससे होगा. क्लियर है सभी को? तो पहले तो आप क्वेश्चन सोचे कि आज एक वाला क्वेश्चन किया तो इसके अलावा दूसरा भी अगले बार क्वेश्चन आने वाला है. हाँ जी, पहली बात ये बताएं, जो मैंने बताया अभी वो समझ में आया नहीं आया? ओके, तो यहां से आपको पहली बात तो आपको समझ में आना चाहिए क्वेश्चन किस तरह से आएगा. ओके, चलिए ना, अब बात करते हैं हम नीडिंग की. ओके, चलिए अब जो पूछा है, तो दो तरह की चीजें हैं, पगिंग एंड टेम्परिंग और नीडिंग. ये वाला पार्ट क्या है और ये वाला पार्ट क्या है? यहां पर एडिंग वाटर, स्लाइटली एडिशन ऑफ वाटर, बहुत ही नॉमिनल अमाउंट का वाटर को ऐड किया जाता है यहां पर. इसके बाद ये होती है, पहली बात तो इसके बाद ये होगी, जरूरी नहीं है कि होगी, इट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन कि क्या करना है आपको. क्लियर है बात? क्लियर है बात सभी को? अब इसके अंदर पर क्या होता है, बहुत सारे लोग इस दोनों को ना सेम पार्टी बोलते हैं, इन दोनों को सेम पार्टी बोलते हैं. पहली बात तो ये है, होता नहीं है. इसमें क्या करते हैं, पानी डालते जाते हैं, पगिंग करते रहते हैं, मिक्सिंग करते रहते हैं, मिक्सिंग करते रहते हैं, पानी डालते रहते हैं. हाँ बिल्कुल सेम ही मानते हैं. पानी डालते जाते, मिक्सिंग करते जाते, मिक्सिंग करते जाते, मिक्सिंग करते जाते हैं. अब वो एक थिक सा पेस्ट हो गया. अब ये बन गया क्या, थोड़ा सा होमोजीनियस पेस्ट. नाउ होमोजीनियस पेस्ट जैसे देखने को मिलता है, तो नीडिंग का प्रोसेस वही प्रोसेस है. अब इस पे अंदर ना, इसके अंदर इस पर यदि हमने बहुत ज्यादा फोर्स लगाकर इस पर अपन ने इसकी मिक्सिंग की थी, लेकिन अब हम बहुत ज्यादा फोर्स लगाकर नहीं करेंगे नीडिंग में. होमोजीनियस मिक्स बनने के बाद ही नीडिंग होती है, जबकि पगिंग और टेम्परिंग आपके पास पर वो हेट्रोजीनियस से अपन उसको होमोजीनियस बनाने तक का काम करते हैं. क्लियर है मेरी बात? क्लियर है बात? सम पीपल यूज टू से कि
मैं फिर से बोल रहा हूं, सम पीपल यूज टू से कि वो ऐसा बोल देते हैं टेम्परिंग और नीडिंग, और फिर वो कहते हैं कि ऐसा होता है, कैसा, हेट्रोजीनियस, या फिर आपके पास अलग अलग कंपाउंड थे और अपन ने उसका क्या बना दिया, होमोजीनियस, बाय ये है मिक्सिंग प्रोसीजर। मिक्सिंग प्रोसीजर, तो पहली बात मैं कर दूं कि ये मिक्सिंग प्रोसीजर है, लेकिन ये दोनों ही अलग अलग है। दिस वन इज हार्श, ये हार्श होता है काफी ज्यादा, बिल्कुल। आटा गूंथने को आप नीडिंग बोल सकते हैं, और जो आपके पास सुराई बनाने के लिए जो मिट्टी होती है उसको नीडिंग बोल सकते हैं, है ना। लेकिन ब्रिक बनाने के लिए जो सॉइल होती है उसको आप नीडिंग नहीं बोल सकते। ब्रिक बनाने के लिए जो सॉइल है उसको आप पहले क्या करते हैं, हार्ड सॉइल को पहले आप क्या करते हैं, पूरे को सभी को मिक्स कर एक सॉफ्ट बनाते हैं, फिर उसको और सॉफ्ट बनाओगे तो और फाइन हो जाएगी, इतनी स्मूथ हो जाएगी कि उससे ना ऑर्नामेंट भी बनना स्टार्ट हो सकता है ना, ऑर्नामेंटल पर्पज से भी यूज कर सकते हैं। तो उसी को और नीडिंग करोगे तो और ज्यादा फाइन हो जाएगी, और ज्यादा होमोजीनियस हो जाएगी, और ज्यादा अच्छे से मिक्स हो जाएगी, और ज्यादा अच्छा बिहेवियर देखने को मिलेगा। क्लियर है नवीन? नवीन क्लियर है भाई बात? प्रद्युम्न, फिर डिफरेंस है इनिशियल और फाइनल स्टेज ऑफ मिक्सिंग। हाँ, ये आप बोल सकते हैं इनिशियल और फाइनल स्टेज ऑफ मिक्सिंग। और एक और चीज प्रद्युम्न, एक और चीज जो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि दोनों का जो प्रोडक्ट होता है ना, दैट इज नॉट सेम। प्रोडक्ट आफ्टर टेम्परिंग एंड प्रोडक्ट आफ्टर नीडिंग बहुत दोनों अलग अलग होता है। प्रोडक्ट आफ्टर नीडिंग बहुत ही स्मूथ, बहुत ही फाइन रहता है, और प्रोडक्ट आफ्टर टेम्परिंग बहुत ज्यादा स्मूथ, बहुत ज्यादा फाइन नहीं रहता। ये डिफरेंस है। क्लियर है प्रद्युम्न? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द नॉमिनल साइज ऑफ द स्टैंडर्ड मॉड्यूलर ब्रिक? व्हाट इज द नॉमिनल साइज ऑफ स्टैंडर्ड ब्रिक टाइल? ब्रिक टाइल है वो। हाँ जी, हाँ जी, बाकी लोग भी। ऑप्शन सी बता रहे हैं, डी बता रहे हैं, नहीं पता है, नहीं पता है। पहली बात, इस वर्ड को सुनो भैया, क्या है? टाइल। टाइल है तो थिकनेस ज्यादा रहेगी कम रहेगी? पहली बात तो ये बताने है। हाँ जी, पहली बात मुझे बताइए, थिकनेस ज्यादा रहेगी कम रहेगी? पुराने जमाने के ब्रिक्स थिकनेस कम। थिकनेस कम मतलब ध्यान से देखें, थिकनेस कम तो दिस इज एंड दिस इज, बोथ आर नॉट गोइंग टू यूज। क्लियर है? पहली बात ये क्लियर है सभी को? कैसे सही ऑप्शन की तरफ पर जाना है, तो पहले दो ऑप्शन को करेक्ट करना सीखो। क्लियर है? तो कम होगी थिकनेस। नाउ नाउ स्टैंडर्ड, व्हाट इज द स्टैंडर्ड ऑफ? स्टैंडर्ड क्या है? स्टैंडर्ड मतलब जो आपको नॉर्मली देखने को ब्रिक्स मिल जाती है, जो आपको नॉर्मली ब्रिक्स देखने को मिल जाती है, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन। तो डायमेंशन जो है, पहली बात तो इन दोनों को गलत कर रहे थे, जितने बीसी कुछ बता रहे थे तो उनको पहली बात समझ में आया कि क्यों गलत है। क्लियर है? स्टैंडर्ड ब्रिक टाइल्स के बारे में बात कर रहे हैं। ब्रिक टाइल्स का स्टैंडर्ड साइज इज दिस बिकॉज ऑफ द स्टैंडर्ड एज पर कोड। क्लियर है?
तो अलग अलग तरह से यूज होती है ब्रिक टाइल्स, ये आप लोग को पता रहना चाहिए। है ना, टाइल्स का शेप पता है ना कैसा होता है। ऐसे भी ब्रिक टाइल होती है, मतलब ये भी एक ब्रिक टाइल ही है ना। ये आपके पास और अलग पार्ट पर यूज होती है, और एक आपके पास पर स्ट्रेट रहती है। ओके, दिस इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 19 और 20 दोनों का बताइए। व्हाट इज द यूनिट वेट ऑफ ब्रोकन ब्रिक? हाँ जी, हाँ जी, जल्दी बताइए। और नीचे वाले क्वेश्चन का भी। हाँ जी, क्या होगा आंसर? बहुत सही, 1420 kg पर मीटर क्यूब यूनिट वेट। नेक्स्ट, ये डेटा पता है आप लोग को ना, इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ मैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ फर्स्ट क्लास ब्रिक शुड नॉट बी लेस देन। ये बहुत ही कॉमन डेटा है। सर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मैक्सिमम कितना ले सकते हैं? ट्वेंटी और 20 क्या बता रहे हैं? 20 और 21, 20 का बी 21 का सी बता दिया पहले। नहीं नहीं नहीं, 15 से ज्यादा तक ले सकते हो आप। चलिए पहली बात में बात करते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ फर्स्ट क्लास ब्रिक शुड नॉट बी लेस देन, it could be around 17 to 20 also। 17 से 20 न्यूटन पर एम स्क्वायर के आसपास तक भी हो सकती है। क्लियर है? ओके, चलिए एक मिनट। ओके, फर्स्ट क्लास ब्रेक, एक मिनट एक मिनट, दैट्स रॉन्ग। ये एज पर IS 1077/1990 इसके अकॉर्डिंग यदि मैं बात करता हूँ तो फर्स्ट क्लास ब्रेक उसके अकॉर्डिंग जो दे रखा है आपके पास पर। हाँ बिल्कुल नवीन, इस कोड के अकॉर्डिंग जो फर्स्ट क्लास ब्रिक की जो दे रखी है आपके पास पर, कौन सी स्ट्रेंथ? कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। ये रेंज, ये उसी में डेटा दे रखा है सीधा सीधा, ये डेटाबेस क्वेश्चन। ओके, नाउ मैक्सिमम क्रशिंग या कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो भी पूछ ले आपको, और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ
फर्स्ट क्लास ब्रिक। ये 15 की जगह 17 के आसपास से देखने को मिलता है, 17 से 20 न्यूटन पर एम स्क्वायर, 17 से 20, और उससे भी ज्यादा देखने को मिलता है आपको ओवरबर्न ब्रिक का, उससे भी ज्यादा देखने को मिलता है आपको ओवरबर्न ब्रिक का। हाँ मतलब ब्रिक में जो दिया, जो बुक्स में दे रखा है ना, वो दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ कोड, शुड नॉट बी लेस देन, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ कोड, ये कोड के बेसिस पर पूछा गया है। यदि वो पूछता है मैक्सिमम लिमिट ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ फ्रॉम फर्स्ट क्लास ब्रिक, फर्स्ट क्लास ब्रिक की मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या हो सकती है? फर्स्ट क्लास ब्रिक की मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, मैंने लिखा भी मैक्सिमम क्रशिंग स्ट्रेंथ या कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। नवीन वो देखो क्या पूछ रहा है कि किससे कम नहीं होना चाहिए, है ना। ये जो मैंने डेटा लिखा है, ये वाला, ये जो मैंने मैक्सिमम क्रशिंग स्ट्रेंथ लिखा है, दैट इज ओनली ऑन द बेसिस ऑफ प्रैक्टिकल या एक्सपेरिमेंटल, और ये जो लिखा है ये लिमिट एज पर कोड, इससे कम नहीं होनी चाहिए, एल्स यू वॉन्ट यूज इट। क्लियर है? चलिए इसका आंसर दे क्वेश्चन नंबर 21, बड़ा ही आसान क्वेश्चन। द टर्म फ्रॉग मीन्स एन apparatus to lift the brick, soaking brick in water, a depression on the face of the brick, vertical joint of the brick। बड़ा आसान है ना, अभी पढ़ा। डिप्रेशन ऑन द फेस ऑफ द ब्रिक, जैसे नहीं पता है भाई फ्रॉग के बारे में तो उन्हें कुछ करना नहीं है। बरसात हो रही है, बरसात में देखो जो फ्रॉग होता है ना, वो इसके अंदर छुप के बैठ जाता है, बैठता है इसके अंदर छुप कर, इसके अंदर। यहाँ पर फ्रॉग के ब्रांड का नेम भी रहता है, किस का है ना। सो दिस इज 10 सेंटीमीटर, दिस इज 19 सेंटीमीटर, है ना। ये 19 सेंटीमीटर, ये लगभग हो जाता है, ये लगभग होता है 10 सेंटीमीटर, और इसकी विड्थ हो जाती है 5 सेंटीमीटर, उसकी डेप्थ जो होती है, डेप्थ आपके पास पर 1 से 2 सेंटीमीटर के आसपास देखने को मिलती है। क्लियर है? तो ये आपको फ्रॉग के बारे में पता रहना चाहिए, फ्रॉग और ब्रिक के साइज के बारे में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन, हाउ मेनी ब्रिक्स विल बी रिक्वायर्ड इन 1 क्यूबिक मीटर ऑफ ब्रिक मैसनरी। पढ़ रखा है आप लोगों ने, पढ़ रखा है ना, निकाल सकते हैं ना भाई, निकाला भी होगा कई बार सभी ने। बिल्कुल सही। कौन सी वाली? 19 इंटू 9 अरे ये स्टैंडर्ड ब्रिक है ना, स्टैंडर्ड ब्रिक है जो आप लोग यूज कर रहे हैं ना। वो आप लोग, यदि आपने देखा होगा सोसाइटी में, ऐसी वाली ब्रिक देखी होगी, ये हाइट कम है, विड्थ ज्यादा है। इसे अपन, इसके पहले वाली ब्रिक को ना अपन इंग्लिश ब्रिक और स्टैंडर्ड ब्रिक भी बोलते हैं, जो मैंने 19 इंटू 9 वाली बताया, 10 इंटू 20 इंटू 10 बताया। इसको निकाल सकते हैं ना, इसको कैसे निकालेंगे? 1 मीटर क्यूब अपॉन वॉल्यूम ऑफ 1 ब्रिक डिवाइड कर दीजिए, आपको मिल जाएगा 500 इन ब्रिक मैसनरी। ओके, क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23, इफ्लोरेसेंस क्या होता है भाई? इफ्लोरेसेंस देखिए,
क्या होता है इफ्लोरेसेंस देखें। फॉर्मेशन ऑफ व्हाइट पैचेस ऑन द सरफेस, है ना, बिल्कुल सही। क्यों होता है, किस वजह से होता है, पता है ना क्यों होता है, किस वजह से होता है, किस एरिया पर ज्यादा देखने को मिलता है आपको, किस एरिया पर आपको ज्यादा देखने को मिलता है, अल्कलीज, बिल्कुल सही। किस एरिया पर ज्यादा देखने को मिलेगा बताइए। किस एरिया पर ज्यादा देखने को मिलती है, अरे बिल्कुल, इधर ध्यान से सुना, एक्सपोज पेज में व्हाइट पैचेस के बारे में बात करते हैं। व्हाइट पैचेस अराइजेस ऑन ब्रिक ड्यू टू इफ्लोरेसेंस, सॉरी ड्यू टू अल्कलीज प्रेजेंस। ये अल्कलीज की प्रेजेंस की वजह से क्या होता है, मॉइस्चर से आपके पास पर अल्कलीज कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड लेने के बाद वो क्या करते हैं, अपने आप को क्या बोल सकते हैं, एक इनर्ट फेस में या फिर आपके पास बैलेंस फेस में लेकर जाते हैं। तो उनका जो प्रोडक्ट होता है, दैट प्रोडक्ट इज ऑफ व्हाइट कलर, वो व्हाइट कलर का एक प्रोडक्ट सा दे जाते हैं। तो एनवायरमेंट से ऑक्सीजन लेने की, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड लेने के बाद ही आपको देखने को मिलता है अल्कलीज के साथ, तो ये व्हाइट कलर के पैचेस देखने को मिलता है। ये आपके पास सीमेंट के अंदर भी होता है, सीमेंट मोटार के अंदर भी देखने को मिलता है। सीमेंट मोटार के अंदर क्या होता है, जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब एनवायरमेंट से CO2 लेना स्टार्ट करता है, तो क्या करता है, वो रेनफोर्समेंट के ऊपर ना एक व्हाइट कलर की सरफेस बना लेता है। वो व्हाइट कलर की सरफेस भी इफ्लोरेसेंस से रहती है, लेकिन बाहर दिखती नहीं है, लेकिन वो जो सरफेस रहती है, वो व्हाइट कलर का पाउडर जो रहता है, वो रेनफोर्समेंट और कंक्रीट के बीच का जो बॉन्ड रहता है उसको क्या कर देता है, वीक कर देता है। तो इसलिए आपके पास पर टाइम के साथ ना CaOS ट्वाइस जो रहता है वो कम होने लगता है सीमेंट कंक्रीट के अंदर पर, और आपके पास पर कोरोजन या रस्टिंग की प्रॉब्लम जो रहती है, प्रोबेबिलिटी जो रहती है वो बढ़ने लगती है ना, वो भी उसी की वजह से होता है। तो यहाँ पर देवन बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ व्हाइट पैच। यदि व्हाइट पैचेस टॉप पर दिखने लगे तो वो क्या कहलाता है, इफ्लोरेसेंस कहलाता है। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 24, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 24 और 25। क्वेश्चन नंबर 25, 24 और 25। 24 का सभी का आंसर आना चाहिए, यहाँ पर आ भी जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, हाँ जी, हाँ जी बताइए। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर नहीं आया, 25 का आ रहा है, डी बता रहे हैं। सीमेंट में अगर सेलिन एंड सैंड कम, सीमेंट के बारे में, सीमेंट के पार्ट में डिस्कस करूंगा डिटेल में। उधर कोई भी क्वेश्चन होगा तो सीमेंट में एकदम पूरा डिस्कस करूंगा। क्वेश्चन लिख कर रखना है, मेरे को वापस से पूछना है ना, वहां डिस्कस कर लूंगा। चलिए जामा ब्रिक के बारे में बात करें तो इट इज ओवर वन ब्रिक। व्हाट इज द कंटेंट ऑफ क्ले एंड सिल्ट इन गुड अर्थ ब्रिक। तो पहली बात तो बोथ आर कम अंडर द कैटेगरी ऑफ सिलिका। और सिलिका का परसेंटेज पता है तो आंसर पता है। सिलिका का परसेंटेज पता है बिल्कुल, जो कुछ लोग आंसर करें, इट इज लेस देन इक्वल टू 50% के आसपास देखने को मिलती है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एल्यूमिना इन द क्ले, द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एल्यूमिना इन द क्ले इज रिफ्लेक्ट द ब्रिक एज, रिफ्लेक्ट द ब्रिक एज, हाँ जी क्या होगा, हाँ जी बिल्कुल, हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर बताएं। बिल्कुल
प्रद्युम्न ने आंसर दिया है, सभी ने दिया, सभी ने दे दिया आंसर। एक्सेस ऑफ एल्यूमिना इन द क्ले रिफ्लेक्ट्स, बताया था। अरे डिस्कस हुआ था कि इस पॉइंट का, पॉइंट को डिस्कस किया था अपन ने अभी थोड़ी देर पहले, धनंजय प्रद्युम्न, है ना। तो आप लोग ना कभी किसी क्वेश्चन में मैं कुछ चीज डेटा यदि ज्यादा कोई जैसे जो आज आया हो या फिर जिन्होंने आज पहली बार स्टार्ट किया हो, तो लेकिन एक चीज ध्यान रखिए, यदि मैं किसी पॉइंट पर किसी डेटा को ज्यादा बता रहा हूं तो उसको ना देख कर रहे हैं ये नहीं कहना सर इस पर इतना फोकस क्यों कर रहे हो। वो फोकस इसलिए कर रहा हूं क्योंकि उस डेटा के बेसिस पर आप आगे ना बहुत सारी लड़ाइयां लड़ लोगे, है ना। तो आप लोग कुछ जगह पर जहां डेटा में बता रहा हूं उसी पॉइंट से रिलेटेड, तो उसको थोड़ा सा ध्यान से समझना, क्लियर है। तो यहां पर मेक द ब्रिक क्रैक एंड वार्प ऑन ड्राइंग, ये जो वार्प होता है ना, ये ड्राइंग ना होकर इसको मैं किस में बोलूंगा भाई, बर्निंग, सही है। क्लियर है ना। और जो लोग मेरे से आरसीसी में पढ़ते आए हैं उन लोग को पता होगा कि पहले दिन हमने सिर्फ 21 ही क्वेश्चन किए थे, लेकिन बाद में हमने देखा कि 50-50 60-60 क्वेश्चन हमसे ऐसे ही हो जा रहे थे, बहुत जल्दी हो जा रहे थे। उसका रीजन था हमारी अंडरस्टैंडिंग का लेवल इतना अच्छा हो गया था, और टाइम बचने के बाद मैंने बहुत सारी एक्स्ट्रा चीज भी डिस्कस की थी, कुछ कुछ यदि आप लोग को याद हो तो, रेनफोर्समेंट वाला ना, तो वैसा ही चीज अपन यहां पर भी डिस्कस कर लेंगे, लेकिन पहले आप लोग जो चीज मैं बता रहा हूं उसको भी थोड़ा सा ध्यान से सुन लिया करें। वाटर एब्जॉर्प्शन ऑफ फर्स्ट क्लास ब्रिक शुड नॉट बी मोर देन, हाँ जी, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 27, सी सभी का सी आ रहा है। ओके चलिए, तो इसका बता चुका हूं। सर इसका तो 22 होना चाहिए, अभी 22 किया था, है ना, इसका 22 होना चाहिए, अभी 22 किया था। नियर बाय ऑप्शन क्या होगी आपके पास, 25 होगी, 20 होगी, 20 होगी ना। चलिए वैसे पता रखना नियर बाय ऑप्शन ना कब किस केस में, वाटर एब्जॉर्प्शन ज्यादा नहीं होना चाहिए, कम होना चाहिए, तो 25 नहीं चलेगा, 22 के बाद 20 चल सकता है। क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग कंसिडर्ड इन अर्थ गिव प्लास्टिसिटी टू मोल्ड ब्रिक इन सुटेबल शेप। हाँ जी बताइए, 20 सेकेंड। यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर 28 जो आपके पास पूछ रहा है कौन सा कंस्टिट्यूएंट शेप बनाने के लिए काम में आएगा। हाँ जी बताइए क्वेश्चन नंबर 28 का। बिल्कुल, स्ट्रेंथ बनाए रखने के लिए। लाइम जो है आपके पास पर बॉन्ड बनाने के लिए थोड़ा सा काम हो जाता है। एल्यूमिना जो रहता है ना, एल्यूमिना एक प्रॉपर्टी इनहेंस करता है, वो प्रॉपर्टी को ध्यान रखें, हार्डनेस। हार्डनेस क्या होता है, रेजिस्टेंस, या फिर किसकी प्रॉपर्टी होती है, किसकी प्रॉपर्टी होती है, सरफेस की। यदि हार्ड हो गया तो सरफेस की प्रॉपर्टी आ गई, सरफेस की प्रॉपर्टी आ गई मतलब क्या हो गया, वहां पर एक शेप बन गया है। क्लियर है। और शेप बनने का रीजन जैसा अभी बता रहे प्रद्युम्न कि हाँ सर एल्यूमिना इज डायरेक्टली रिलेटेड टू प्लास्टिसिटी, ये हम लोग ने पढ़ रखा है। हाँ बिल्कुल सही पढ़ रखा है भाई, इसका मतलब बता रहा हूँ कि क्या क्या होता है। तो इफ यू वांट टू इंप्रूव द हार्डनेस यू हैव टू इंप्रूव द एल्यूमिना कंटेंट, बट ज्यादा एल्यूमिना कंटेंट डालेंगे तो ब्रिक का शेप भी चेंज हो सकता है। क्लियर है। तो यहाँ पर आपके पास का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29,
Brick are burnt at temperature range of. हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 29. पता है इसके अंदर पर क्या क्या होता है ब्रिक के अंदर पर? बिल्कुल, जो लोग आंसर दे रहे हैं तो आपको यहां पर पता रहना चाहिए कि क्या क्या हो रहा है. डिहाइड्रेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है. क्लियर है? अलग अलग प्रोसेस है आपके पास पर. क्लियर? दिस प्रोसेस गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 400 डिग्री सेल्सियस, 400 डिग्री सेल्सियस से स्टार्ट हो जाती है. उसके बाद ऑक्सीडेशन होता है, उसके बाद आपके पास प्रॉपरली शेप बनता है ब्रिक का. क्या बता रहे हैं? 30 का भी बता रहे हैं, 29 का सी ना. ठीक है, ब्रिक के बारे में पूछा, याद रखें. टेम्परेचर में हम कंफ्यूज होते हैं किससे? हमेशा सीमेंट से. आप हमेशा कंफ्यूज होंगे सीमेंट से, क्योंकि ब्रिक का उतना ज्यादा काम का नहीं जितना ज्यादा सीमेंट का काम का है. तो हमेशा जब भी याद रखें, तो जब भी ब्रिक का टेम्परेचर पढ़े तो सीमेंट के टेम्परेचर के बारे में याद करेंगे. सीमेंट का अलग होता है, सीमेंट का अलग होता है, सीमेंट का अलग होता है, तब जाकर आपको ब्रिक का याद रहेगा, एल्स याद नहीं रहेगा. क्लियर है? चलिए 29 का क्वेश्चन नंबर 30 को देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 30. हाँ जी, ए बता रहे हैं. क्वेश्चन बड़ा सिंपल है. स्कल्पचर्स मतलब आपके पास पर इसे बोलते हैं स्टैचूज. स्टैचूज की जगह मैं बोल देता हूँ ऑर्नामेंटल वर्क. और वैसे तो स्कल्पचर्स का मतलब होता है स्टैचूज, तो आप किसका यूज करते हैं? टेराकोटा को यूज करते हैं. क्वेश्चन नंबर 31 पर जाता है. हाँ जी, द स्टैंडर्ड साइज ऑफ मॉडलर ब्रिक इंक्लूडिंग द मोटार थिकनेस. हाँ जी, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है. बिल्कुल स्टैंडर्ड मॉडुलर साइज ऑफ द ब्रिक. मॉडुलर साइज ऑफ द ब्रिक. अब ब्रिक का मॉडुलर साइज क्या? 19 इंटू 9 इंटू 9 वो भी नहीं है, सॉरी. और वो क्या होता है? वो खुद ही 19 इंटू 9 इंटू 9 होता है, लेकिन वो बोल रहा है मोटार थिकनेस के साथ, तो तब तो 20 इंटू 10 इंटू 10 होगा. क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 32. अ गुड ब्रिक अर्थ कंटेन. ध्यान से देखिए और बताएं. हाँ जी बताइए. हाँ जी, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन. कंटेन सही है, सही है, सही है. लाइम, सिलिका, एल्यूमिना, किसी एक चीज को नहीं पूछा. तीनों को दिखा है, तीनों के बारे में अलग पूछा. एक आध क्वेश्चन और करते हैं, मैं आपका क्वेश्चन को कल ले ही लूंगा, है ना. क्या नाम है आपका? प्रद्युम्न. कल मैं ना सबके डिफरेंस बता दूंगा आपको, कुछ कुछ चीजें.
जो मुझे लग रहा है अभी क्वेश्चंस को करवा कर, मैंने सोचा कि आज दिन पहले आप लोग को थोड़ा सा चेक करते हैं कितना आप लोग सही और कितना गलत बता रहे हैं। मॉडुलर ब्रिक, स्टैंडर्ड, प्रपोर्शन, एक्सेस और डेफिशिएंसी उनकी, यूज की जगह टाइप्स के बारे में पढ़ लेंगे थोड़ा सा, टाइप्स ऑफ अलग जो टेराकोटा ब्रिक्स और ये सब जो टाइल्स वाइल्स है ना उन सबको थोड़ा इतना बता दूंगा कल मैं, ठीक है। एक बार मेरी तरह से, मतलब मेरी तरह से जैसा मेरे को मेरे हिसाब से पढ़ना चाहिए। आप लोग ने हो सकता है मुझसे अच्छे, जैसा मैं पढ़ाऊंगा उससे अच्छे से पढ़ा होगा तो फिर तो बन ही जाएंगे। मैं इसलिए बताऊंगा क्योंकि आप लोग को आगे कोई क्वेश्चंस वगैरह में और किसी में कोई दिक्कत ना है, ठीक है। चले लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया वुड रिफैक्टरी ब्रिक बी यूज्ड? कहां पर यूज होगी भाई? बड़ा ही आसान सा आंसर है इसका, आसान सा आंसर है, अभी अपन पढ़ चुके हैं ना, बिल्कुल। कहां बता रहे? सीपीआर्स में यूज नहीं होगा, यूज्ड रिफैक्टरी ब्रिक कहां यूज होगा? सी बताया कि धनंजय ने। धनंजय इस ब्रिक के बारे में थोड़ा सा पहले तो जान लो यार, वही मैं बोला ना, टाइप्स ऑफ ब्रिक थोड़ा डिस्कस कर लूंगा इसके बारे में। ये ब्रिक जो रहता है आपके पास पर, यू कैन कॉल दिस ब्रिक एज फायर क्ले ब्रिक। इसका मतलब है इसकी रेजिस्टेंस अगेंस्ट फायर जो है, रेजिस्टेंस अगेंस्ट फायर जो रहती है बहुत अच्छी रहती है, प्लस पावर रहती है इसके पास। अरे बिल्कुल, आप मुझसे अच्छे से पढ़ सकते हो और ऐसा क्यों नहीं हो सकता? सबका एक पैटर्न होता पढ़ने का, हो सकता है मेरा पैटर्न से बेस्ट पैटर्न आप लोग का हो। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपके पास फिर? कंबशन चैम्बर। जब आपके पास फायर क्ले ब्रिक है, रेजिस्टेंस अगेंस्ट फायर है, तो आप उसको यूज यहाँ करोगे ना, यहाँ यूज कर वेस्ट क्यों करोगे उसे? चलो अब लास्ट देख लेते हैं, 34 है ना, 34 लास्ट है। स्टैंडर्ड साइज ऑफ मेसनरी ब्रिक, स्टैंडर्ड साइज ऑफ मेसनरी ब्रिक दोनों है इसके अंदर पर। कल और डिस्कस कर लूंगा मैं इसके बारे में, अभी तो बता देता हूँ। दिस इज द स्टैंडर्ड साइज ऑफ ब्रिक विदाउट मोटार, दिस इज द स्टैंडर्ड साइज ऑफ ब्रिक विथ मोटार, है ना। सो ये है विथ मोटार और ये होगा विदाउट मोटार। ओके, चलिए, तो आंसर है इसका, आंसर इज ऑप्शन सी, आंसर इज ऑप्शन सी। ओके, चलिए, गुड डे। आज का दिन एंजॉय करें। आज अपन ने थोड़े से 34 क्वेश्चन को करने की कोशिश की और ये जानने की कोशिश की ब्रिक के बारे में कितना पता है अपने को। तो कल मैं ब्रिक के पार्ट को खत्म कर दूंगा और कल अपन ब्रिक के बाद नेक्स्ट टॉपिक जो भी होगा, सीमेंट होगा, कंक्रीट होगा, जो भी होगा, मेसनरी का पार्ट होगा, जो भी होगा उसको देख लेंगे, ब्रिक मेसनरी का जो भी होगा। लेकिन पहली बात तो मैं आप लोग को बताऊंगा थोड़ा सा ब्रिक के बारे में, है ना। तो कल अपन, हाँ, नोट्स मैं आज फॉरवर्ड कर दूंगा, ठीक है। जो भी मेरे पास पड़ा होगा ना, जो भी रखा होगा मतलब, वो फॉरवर्ड कर दूंगा, ठीक है। चलिए, गुड डे, खुश रहें, सेफ रहें।